नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद है आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी बीती होगी। तो आइए पुनः वापस लौटते हैं अपने अध्ययन पे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। एक एक पॉइंट को, एक एक आर्टिकल को बहुत बारीकी से समझा था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस क्लास को पहले देखिए, क्योंकि आज जब मैं आपको हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा तो आपसे तुलना करवाऊंगा, कंपैरिजन करवाऊंगा बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और जब आप कंपैरिजन करना सीख जाएंगे तो जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रावधान हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे से रिटेन हो पाते हैं आपके मन मस्तिष्क में, बहुत अच्छे से बैठ पाते हैं आपके दिमाग में, आपकी नस नस में। क्लियर? तो आइए चर्चा करते हैं हाई कोर्ट पर। देखिए, हाई कोर्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट पर बात की गई है। ये भाग 6 में आता है, जिसमें हम लोग स्टेट पर बात करते हैं। यूनियन के बाद स्टेट आता है, अर्थात संघ के बाद राज्य आता है। एक इम्पॉर्टेंट बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं संविधान संशोधन वाले चैप्टर में, जिसमें मैंने आपको बताया था 7वां संविधान संशोधन इम्पॉर्टेंट क्यों है। 7वें संविधान संशोधन के तहत ये बताया गया, ये प्रावधान संविधान में लिख दिया गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ठीक है? या कोई यूनियन टेरिटरी और कोई एक राज्य चाहे तो उनके लिए आपस में मिलाकर एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। मान लीजिए उनका एक तो क्षेत्र बड़ा नहीं है, जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, तो अगर उनके लिए स्पेशली हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाता है तो खर्चा आएगा। ठीक है? और प्रशासन में खर्चा आएगा। तो खर्चा बढ़ाने से अच्छा है कि मान लो कर्नाटक हाई कोर्ट है, मान लीजिए वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट है, और अंडमान और निकोबार एक यूनियन टेरिटरी है, आप जानते हैं, संघ शासित प्रदेश। तो इन दोनों ने मिलाकर कहा कि चलो हम अपना कॉमन हाई कोर्ट बना लेंगे। तो ये बात मूल संविधान में नहीं लिखी थी, ये बात 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत आई, और आर्टिकल 231 में इस बात को लिख दिया गया कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें, या 2 या 2 से अधिक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी चाहे, तो उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए, सबसे पुराना हाई कोर्ट आपके हिंदुस्तान में कौन है? तो 1862 में 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इनमें से अगर आपको सबसे पुराना हाई कोर्ट कहा जाए तो आप कहेंगे कलकत्ता। ये बात आपको बिल्कुल मन मस्तिष्क में बैठा लेनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, 1866 में आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। क्लियर? ये बात हुई। अब देखिए, वर्तमान में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 25। वर्तमान में हाई कोर्ट की कुल संख्या कितनी है? 25। और सिर्फ 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं, 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका न्याय क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्य या एक राज्य और एक यूटी के लिए है। क्लियर? सिर्फ 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिनका न्याय क्षेत्र, मतलब जिनका ज्यूरिस्डिक्शन 2 या 2 से अधिक राज्य या एक राज्य या एक यूनियन टेरिटरी मिलाकर हैं। तो अभी वो 3 कौन से हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपके पास यूटी कितनी है ये कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर मैं बता देता हूँ, 8। ठीक है? 8 यूटी में से सिर्फ दिल्ली ही एक ऐसी यूटी है जिसे कहते हैं संघ शासित प्रदेश है, जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है। तो आप लोग बहुत बार सुनते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब केस मामले में फला को दोषी ठहराया और जेल भेजा। ये आप लोग सुनते होंगे ना। तो दिल्ली हाई कोर्ट मतलब दिल्ली आपकी इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसके पास स्वयं का अर्थात खुद का एक हाई कोर्ट है। इतनी बातें क्लियर हुई। आपको क्या याद रखना है? 214 से 231 भाग 6। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये फैक्ट याद रखना है, 7वां संविधान संशोधन, सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता, कुल संख्या 25। आर्टिकल 231 में बात लिख दी गई है, 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। बस इतना लिखिए। ये अभी आप देखेंगे एक जादू होगा आपके साथ। 20, 25, 30 पेज का कंटेंट आपको मोटे मोटे किताबों में लिखेगा, लेकिन अभी आप 6 पेज में आप स्क्रीनशॉट लीजिए या खुद इस तरीके से नोट्स बनाइए। 6 पेज में आप पूरा हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ग्राम न्यायालय, फैमिली कोर्ट,
समझ रहे हैं कितनी चीज़ें अभी आप कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नियुक्ति की बात, तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। गवर्नर नहीं करेगा, गवर्नर नहीं करेगा, गवर्नर नहीं करेगा। 3 बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आपको ये बात ध्यान रखनी है, गवर्नर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता था? वो भी प्रेसिडेंट ही करता था। क्लियर? लेकिन राष्ट्रपति क्या खुद ही कर देगा? नहीं नहीं नहीं, पहले होता था, लेकिन जजेस वाला केस जब आया, फर्स्ट जजेस केस जिसे एसपी गुप्ता केस कहते हैं आप, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन का पिटारा आपके लिए खुल गया है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कॉलेजियम का जो प्रावधान है, कॉलेजियम का जो प्रावधान है, जिसे हिंदी में लिखते हैं कॉलेजियम, कॉलेजियम का जो प्रावधान है वो कौन से जजेस केस में आया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ जजेस केस। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप इनमें से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लिखेंगे ज़रूर, मैं जानता हूँ। ठीक है, तो कॉलेजियम का प्रावधान किस में आया है ये आपको बताना है। अब देखिए बात हो रही थी कि नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन आर्टिकल 217 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति, अब जब मैं CGI लिखता हूँ ना, तो उसे आप भारत का मुख्य न्यायाधीश समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी सलाह लेगा? CGI की सलाह लेगा, और जिस राज्य में नियुक्ति करनी है उस राज्य के गवर्नर की भी सलाह मानी जाएगी। क्लियर? तो उच्च न्यायालय का अगर मुख्य न्यायाधीश, मान लीजिए मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना है, तो एक तो हमें किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? इस समय DY चंद्रचूड़ हमारे CGI हैं, उनकी सलाह, प्लस जो आनंदीबेन पटेल हैं हमारे उत्तर प्रदेश के गवर्नर, उनकी सलाह लेनी पड़ेगी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय। और जब अदर जजेस उस हाई कोर्ट के, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जब अन्य जजेस हमें नियुक्त करना है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी सलाह भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये देखिए, ये माइंड मैप होता है, इसे कहते हैं एक पेज को 2 लाइन में या आधे लाइन में समेट देना। ये है माइंड मैप। CGI की सलाह, गवर्नर, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय, और जब अन्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे तो ये प्लस 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 का साइन, अर्थात इनकी भी जो सलाह है वो इंक्लूड हो जाएगी अन्य न्यायाधीश नियुक्त करते समय। और ये पूरी घटनाक्रम, अर्थात ये पूरा प्रावधान किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 217 में लिखा है। ये बातें क्लियर हुई, ये माइंड मैप क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए आप, थर्ड जजेस केस 1998 में ये कह दिया गया, क्या कहा गया कि भाई अगर आप चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं या हाई कोर्ट के जज अपॉइंट कर रहे हैं, तो सिर्फ ये जो CGI की सलाह है ना, सिर्फ CGI की सलाह ही नहीं, सिर्फ CGI की सलाह नहीं, 2 सीनियर मोस्ट जज किसके? सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जज। अच्छा, अब रिकॉल करिए, आप मेरे साथ रिकॉल करिए, कंपैरिजन करिए। सुप्रीम कोर्ट के जज में कॉलेजियम कितने का था? 5 का था, मतलब 1 CGI और 4 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 हैं। तो आप कैसे नोट्स बनाएंगे? एक तो इस तरह बना सकते हैं जैसे माइंड मैप मैं बना रहा हूँ, या एक तरफ आप ऐसे लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऐसे लिखेंगे। यहाँ का कॉलेजियम आप C लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 5 में ऐसे बनाएंगे CGI प्लस 4 SM, ऐसे लिख देंगे, सीनियर मोस्ट जज। ये हो गया। इसमें बनाएंगे आप 3, कॉलेजियम 3 का, एक हो गया CGI प्लस 2 SM, सीनियर मोस्ट जज। ऐसे लिखेंगे। आपका जितना, मतलब मोटी मोटी किताबें आप डरते हैं ना, आप 20 से 25-30 पेज में अच्छे से अच्छा शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं अपना। ठीक है, ये होता है शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका। कोई पूरा शब्द नहीं लिखना है, C लिखिए, SC लिखिए, HC लिखिए, ऐसे माइंड मैप बनाइए, आपका काम हो जाएगा। तो थर्ड जजेस केस में कह दिया गया है जो CGI की सलाह है, ये सिर्फ CGI अकेले सलाह नहीं देगा, 2 सीनियर मोस्ट जज भी शामिल होंगे, किसके? सुप्रीम कोर्ट के। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वालिफिकेशन पे आ जाइए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। 10 साल जुडिशियल ऑफिस में कार्य कर चुका हो, या 10 साल वकील हो, अर्थात अधिवक्ता का अनुभव हो, 10 साल वकील रह चुका हो। अब फिर से कंपैरिजन करते हैं, मज़ा आएगा आपको आज। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या थी?
ये 3 तो थी ही थी। 2 मिनट का पॉज करिए, अब आप सोचिए क्या थी क्वालिफिकेशन। एक क्वालिफिकेशन और थी, क्या थी? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए, सीजेआई बनने के लिए, कि राष्ट्रपति की नज़र में, राष्ट्रपति की निगाह में वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो, मतलब शानदार जूरिस्ट हो। ये हो गई। और एक चीज़ आप यहाँ नोट कर रहे हैं, जो आप पिछले सुप्रीम कोर्ट वाले में नोट कर चुके थे, कि कोई मिनिमम एज नहीं दिया है, जैसे कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 होना चाहिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 होना चाहिए, ठीक है, वोट देने के लिए 18 होना चाहिए। यहाँ कोई मिनिमम एज नहीं दिया गया है कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको 30 साल का होना चाहिए या 35 साल का होना चाहिए। आप पैदा होते ही हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, ठीक है। इस मजाक का अर्थ क्या है आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आर्टिकल 219 में शपथ की बात की गई है। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट कि शपथ दिलाएगा गवर्नर। कौन दिलाएगा? गवर्नर। नियुक्त कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? गवर्नर। तो मुझे लगता है ये मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये आपको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है। तो आपके लिए ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टेन्योर कितना हो जाएगा? 62 साल तक काम कर सकते हैं। वहाँ क्या था? 65 साल तक। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल तक काम कर सकते हैं, इनका टेन्योर 62 साल है। ये रिजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। मतलब त्यागपत्र किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो भी रिज़ाइन किसको देते थे? प्रेसिडेंट को देते थे। बाकी जो रिमूवल प्रोसेस है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, कैसे होती है? ये सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह है। तो वो रिमूवल प्रोसेस समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पिछले वाले वीडियो में, और देख लीजिए एकदम साफ हो जाएगा शीशे की तरह। अब देखिए ट्रांसफ़र कौन करेगा? आर्टिकल 222 के तहत लिखा है कि ट्रांसफ़र प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श के बाद प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन थर्ड जजेस केस में कहा गया भैया सिर्फ अकेले सीजीआई नहीं, सीजीआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट के, प्लस चीफ जस्टिस कहाँ के? 2 हाई कोर्ट के। अब जरा इस पेज को समझिए। आपने नियुक्त करते समय कॉलेजियम पढ़ा 3 लोग का, जिसमें थे, रुकिए एक बार रिलीज कर लें इसको, हाँ 3 लोग का कॉलेजियम था। एक थे सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक। मतलब 2 वरिष्ठतम जज सुप्रीम कोर्ट के, ये थे नियुक्त करते समय, अपॉइंट करते समय। अब देखिए यहाँ जब आपको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसफ़र करना है जिसे बोलते हैं तबादला करना है किसी जज का, तो कौन कौन आ जा रहा है पिक्चर में? एक सीजीआई आ गए पिक्चर में, 4 सीनियर मोस्ट जज आ गए पिक्चर में सुप्रीम कोर्ट के, और 2 चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के। अब जैसे मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से हमको जाना है कर्नाटका हाई कोर्ट, तो एक होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश, एक होंगे कर्नाटका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो इन दोनों से भी तो सलाह ले लो भैया कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो इनको भी पिक्चर में ले आया गया, ठीक है। तो इतने लोग पिक्चर में आ गए। तो कंपैरिजन करेंगे नियुक्ति वाले से कि यहाँ तो 3 ही लोग की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ कौन कौन आ रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ रहे हैं, 4 सीनियर मोस्ट जज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, 2 चीफ जस्टिस हो रहे हैं हाई कोर्ट के। इतने लोग ट्रांसफ़र करने में अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई किसको ट्रांसफ़र करना है किसको नहीं करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। आर्टिकल 222 याद रखेंगे ट्रांसफ़र मामले में, शपथ वाला आर्टिकल 219 याद रखेंगे, जहाँ तक साफ होना चाहिए। अब देखिए वही पुराना जो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल 223, एडिशनल और एक्टिंग जज आर्टिकल 224, और रिटायर्ड जज 224A। पहली बात ये आर्टिकल याद रखिए आप, ठीक है। आर्टिकल याद करने का तरीका क्या था हमने आपको बता रखा है, तो ये याद रखिए। अब देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, वो मान लीजिए वो जो पद है वो वैकेंट है, खाली है, रिक्ति है, वो चीफ जस्टिस चले गए हैं कहीं, एब्सेंट हो गए हैं, मतलब तबीयत खासी गड़बड़ हो गई, ठीक है, या तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि वो अक्षम है कार्य करने में अक्षम है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी या हर ड्यूटी। क्लियर? तो इन तीन आधारों पे जब चीफ जस्टिस है ही नहीं,
तो प्रेसिडेंट करेगा, फिर से गवर्नर नहीं करेगा, गवर्नर नहीं करेगा, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसको करेगा? नियुक्त, किसी जज को, हाई कोर्ट के किसी जज को, कि भाई तुम चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट बन जाओ। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको कह देगा भैया तुम इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन जाओ। क्लियर? एक बार फिर से देखिए क्या होता है कि एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही आर्टिकल 223 में, किन आधारों पे? वैकेंट हो, एब्सेंट हो, कार्य करने में अक्षम हो, अनेबल टू परफॉर्म हो। तो उस हाई कोर्ट के जज को कह देंगे कि भैया तुम मुख्य न्यायाधीश बन जाओ, मतलब चीफ जस्टिस बन जाओ उस हाई कोर्ट के। ये कौन कहेगा? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, मतलब कहेंगे नहीं, अपॉइंट करेंगे, प्रॉपर प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब उसके बाद एडिशनल और एक्टिंग जज देख लीजिए। एक्टिंग की हिंदी होती कार्यवाहक, ठीक है। जज की बात हो रही है, ये तो चीफ जस्टिस की बात हुई, अब जज की बात हो रही है। इसको भी कौन अपॉइंट करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन अधिकतम 2 साल तक, ये नहीं कि 20 साल तक कर दें, 40 साल तक कर दें, नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक करेंगे। ठीक है। और उन्हीं लोग को अपॉइंट करेंगे कि जो उस पद के लिए काबिल होगा। अब किसको अपॉइंट कर रहे हैं? जज को अपॉइंट कर रहे हैं, तो जज बनने के काबिल हो हाई कोर्ट के, तभी अपॉइंट की जाएगी। और काबिलियत क्या है? हम लोग पिछले अभी जस्ट देखे हुए हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए किसी हाई कोर्ट का जो वर्कलोड है वो बढ़ जाए, या जो एरियर है, मतलब जो पिछला कार्य है वो अभी पड़ा हुआ है, पेंडिंग में है। ठीक है। तो उस कार्य को निपटारा करने के लिए जल्दी जल्दी हम सोच रहे हैं यार एडिशनल या एक्टिंग जज बुला लिया जाए। ठीक है, ताकि वो जल्दी जल्दी केस का निपटारा कर सकें और जो कार्य करने का बोझ हो वो कम हो जाए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि ये एडिशनल और एक्टिंग जज वही बनेंगे जो 62 साल से जिनकी आयु कम हो। अगर ये 62 साल से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं तो एडिशनल और एक्टिंग जज नहीं बनेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, 62 साल का क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है कि 62 साल से नीचे होने चाहिए, तभी ये एडिशनल या एक्टिंग जज बन पाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए रिटायर्ड जज 224A में दिया गया है। इसको तुलना करिए आप, सुप्रीम कोर्ट में जब रिटायर्ड जज को लाने की बात करते थे तब भी वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात DY चंद्रचूड़ जाएंगे हाथ जोड़ के कि आइए थोड़ा काम कर लीजिए। यहाँ भी कौन जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कमी है तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, भैया हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आइए थोड़ा काम कर लीजिए, आपकी ज़रूरत है। लेकिन इसमें प्रीवियस कंसेंट, मतलब पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी लेनी पड़ेगी? गवर्नर की? नहीं भैया, इसमें भी राष्ट्रपति की लेनी पड़ेगी, इसमें भी राष्ट्रपति की ही लेनी पड़ेगी। वहाँ भी राष्ट्रपति की ले रहे थे, यहाँ भी राष्ट्रपति की ले रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? लेकिन ये जब काम करेगा ना तो इसे हाई कोर्ट का जज ही नहीं समझ लिया जाएगा, मतलब हाई कोर्ट के जज का पद नहीं दे दिया जाएगा, इसको हाई कोर्ट के जज नहीं समझ लिया जाएगा। इतनी बात ध्यान रखिएगा आपको। और बाकी जो इसके सैलरी हैं, जो अलाउंसेस हैं, इसको राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति ही डिसाइड करेगा कि इनको कितना रुपए मिलना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? देखिए सुप्रीम कोर्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि न्यायालय की स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र का आधार है। अगर न्यायालय स्वतंत्र नहीं होगा तो हमारा जो लोकतंत्र जीवित है ये जीवित रह नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतनी बात समझिए आप। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को भली भांति समझा कि अगर हम न्यायालय को स्वतंत्र नहीं रखेंगे, किससे? सरकार के नियंत्रण से या अन्य नियंत्रण से, तो हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमारी स्वतंत्रता है, वो छीन सकती है। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह ही संविधान में न्यायालय ने हाई कोर्ट को स्वतंत्रता दे रखी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के तर्ज पर ही संविधान ने हाई कोर्ट, मतलब राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, उनको भी स्वतंत्रता दे रखी। अब जैसे कैसे? मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्ति करते समय सरकार का कोई रोल नहीं है, इसमें भी कॉलेजियम का रोल है। ठीक है, कॉलेजियम का रोल है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ऐसा नहीं कि इनको निकाल देंगे जब मन होगा तब, ऐसा नहीं है। 62 साल तक एक तो काम कर सकते हैं, दूसरी बात जो इनका रिमूवल प्रोसेस है वो बहुत कठिन है, आज तक कोई निकाला नहीं जा सका है। ठीक है, उसके बाद जो उनके खर्चे हैं वो संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर, बताइए, भारत की संचित निधि पर कि राज्य की संचित निधि पर? राज्य की संचित निधि पर। ये बात ध्यान रखिएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ये बोला जाता है। तो ये फैक्ट आपको बिल्कुल रट लेना है कि हाई कोर्ट का जो एक्सपेंसेस होगा
वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जब चार्ज ऑन हो जाता है तो वो नॉन वोटेबल हो जाता है, मतलब इस पर चर्चा तो की जा सकती है लेकिन वोट देकर कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली क्लास की तरह ही कि हमारे संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर की जो बात होती है कि भाई लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं एक दूसरे पर, भले ये चेक्स एंड बैलेंस इस्टेब्लिश करती हैं। ये हम लोग क्या है पहली क्लास जाके देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया, जो जुडिशरी का जो कंडक्ट है, ये नहीं कि आप राज्य विधानसभा में उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाएं। मान लीजिए कोई जज है, उसने कोई फैसला दिया, आप उस फैसले की कुछ बात कर सकते हैं लेकिन उस जज के कैरेक्टर की कोई बात नहीं कर सकते हैं, अच्छा बुरा नहीं कह सकते हैं उस जज को, ठीक है। ये बात ध्यान हुई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी इसको है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इनके भी आफ्टर रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्त होने के बाद इनकी जो प्रैक्टिस पे बैन है, वो किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। इनके पास कुछ पावर्स हैं, जैसे कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर होगी ही, एक रिट पावर है आर्टिकल 226 के तहत, हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, जुडिशरी वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी और एमएलए के इलेक्शन से संबंधित कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो सबसे पहले वो मुद्दा आएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, सबसे पहले वो मुद्दा आएगा कहाँ, हाई कोर्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा, एमपी और एमएलए के इलेक्शन से कोई विवाद है तो सबसे पहले वो मुद्दा आएगा हाई कोर्ट में, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि आपका हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, ये भी अभिलेख न्यायालय की तरह कार्य करता है, अभिलेख न्यायालय की तरह, जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अर्थात इसके जो डिसीजंस हैं, ठीक है, जो इंटरप्रिटेशन है, उसको भी आप एज एन एविडेंस सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और जब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा तो कंटेम्प्ट की पावर, जिसे बोलते हैं न्यायालय की अगर अवमानना करोगे तो फिर न्यायालय सज़ा सुनाएगी आपको, न्यायालय दंड देगी आपको। तो जब आप अभिलेख न्यायालय हो जाते हैं तो आपके अंदर ये पावर आ जाती है कि आपके डिसीजंस एक तो एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, दूसरी बात आपके पास न्यायालय की अवमानना अगर आप करते हैं तो उसको दंड देने की पावर आपके पास आ जाती है। तो ये पूरा था हाई कोर्ट का मामला, ठीक, हम लोगों ने हाई कोर्ट अच्छे से समझा। अब वो 3 ऐसे हाई कोर्ट डिस्कस कर लेते हैं जिनकी जो जुरिस्डिक्शन की पावर है वो एक राज्य से अधिक या एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी मिलाकर है। तो सबसे पहले आपका बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाते हैं, आपका गोवा आ जाता है, गोवा का अलग हाई कोर्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। दादरा एंड नगर हवेली आ जाएगा और दमन एंड दीव, ये तो इजी है, ठीक है, क्योंकि ये बॉम्बे के आसपास पड़ता है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये तो इजी है, महाराष्ट्र इजी है ही है, लेकिन गोवा का कोई स्पेशल हाई कोर्ट नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, क्लियर। उसके बाद आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, जिसे बोलते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसकी जुरिस्डिक्शन देखिए वेस्ट बंगाल, ये तो इजी है ही है भाई, वेस्ट बंगाल की राजधानी है। उसके बाद आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे अंडमान और निकोबार, तो वेस्ट बंगाल से जब ऐसे आपका जाता है म्यांमार से ऐसे तो यहाँ अंडमान एंड निकोबार पड़ता है, तो आप ऐसे याद कर लेंगे यार ये वेस्ट बंगाल है, ये आपका अंडमान निकोबार है, तो ऐसे याद कर लेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। एक है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है। इसकी जो जुरिस्डिक्शन है देखिए इसको लपेटती है ये असम को, ठीक है, असम हो गया, नागालैंड हो गया, असम, नागालैंड, मिज़ोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी सीडीएस में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप देखेंगे सीएपीएफ, सीडीएस, सीजीएल, एसएससी सीजीएल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके राज्य जरूर याद रखिएगा, असम,
नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन जो इसकी बेंच है, जो मेन बेंच है, वो आपके असम के गुवाहाटी में बैठती है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये 3 हाई कोर्ट थे, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड एक और बताइए, अभी मैंने आपको बताया, एंड गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसके जो जुरिडिक्शन है वो असम, नागालैंड, मिज़ोरम और आंध्र प्रदेश। बॉम्बे हाई कोर्ट के महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव और कलकत्ता हाई कोर्ट का वेस्ट बंगाल एंड अंडमान एंड निकोबार। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये ऐसे 3 हाई कोर्ट हैं जिनका न्याय क्षेत्र एक से अधिक राज्यों पर है या एक से अधिक राज्य और यूनियन टेरिटरी पर है। अब हमारी चर्चा का विषय है ट्रिब्यूनल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकरण। इसका ज़रा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, इंदिरा गांधी जी की सरकार, मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जी की सरकार में इमरजेंसी लगी, ठीक है। इंडो पाक वॉर हुआ जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ, तो बहुत लोगों ने इंदिरा जी को दुर्गा जी का अवतार कहा। ये सारी चीज़ें हैं, प्रशंसा और अप्रशंसा का दौर रहा, ठीक है। संवैधानिक उथल पुथल का दौर रहा, इमरजेंसी लगी तो कई सारी जो चीज़ें हैं जो संविधान के इतर हुई, संविधान के खिलाफ हुई, और उसमें जुडिशरी, इसको जुडिशरी लिखिए, जजेस नहीं, जुडिशरी अर्थात न्यायालय, और जो कार्यपालिका के बीच जो एक तरीके से युद्ध हो रहा था, वो अपने चरम पर पहुंच गया था इनके शासनकाल में। तो मैंने आपको बताया था इंदिरा गांधी जी की सरकार में कमिटेड जुडिशरी कि भाई न्यायालय जो है वो सरकार के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, ना कि संविधान के प्रति। कमिटेड जुडिशरी, कमिटेड पुलिस, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब प्रतिबद्ध नौकरशाही, सब कुछ कमिटेड होना चाहिए सरकार के प्रति, इसकी बात हो रही थी। लेकिन न्यायालय बार बार इंदिरा गांधी जी की जो सरकार के मार्ग में आ जा रहा था कि अभी भी हम संविधान की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं न्यायालय को दरकिनार करने के लिए, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स लाया गया वो स्पीडी जस्टिस इंश्योर करने के लिए आया गया, मतलब जो न्याय है वो त्वरित हो सके, उसमें देरी ना हो, क्योंकि अगर न्याय में देरी होगी तो न्याय वो अन्याय बन जाएगा। क्लियर। लेकिन उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि देखो, न्यायालय की पावर कम करने के लिए और न्यायालय के न्याय क्षेत्र को थोड़ा सा फीका करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई, ठीक है, जिसमें जुडिशियल अर्थात जो न्यायालय से संबंधित और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन संबंधित कौन होता है, आपके प्रशासनिक अधिकारी, जिसे बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स, IAS IPS, ये सब लोग होते हैं ना। सिविल सर्वेंट हो गए, SDM हो गए, आपके UP PCS से अगर आप SDM होते हैं तो सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। तो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो इसमें जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दोनों लोग बैठते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि उस समय ट्रिब्यूनल्स का गठन इसीलिए किया गया था कि जो हमारे मुख्य न्यायालय हैं, जैसे आपके हाई कोर्ट हो गए, आपके सुप्रीम कोर्ट हो गए, इनकी जो पावर है थोड़ा फीका करने के लिए और ट्रिब्यूनल्स को पिक्चर में लाने के लिए। लेकिन अभी के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स है उनका गठन यही लेके आया गया कि भाई जो हाई कोर्ट्स हैं इन पे जो बर्डन है, देखिए कितना बढ़ता चला जा रहा है, केसेस की जो पेंडेंसी है, कितने लंबित मामले पड़े हुए हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में कितने मामले सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं। तो उनका न्यायकरण हो, उनका निराकरण हो, उनका स्पीडी जस्टिस इंश्योर किया जा सके। हमारी जो जनता परेशान रहती, तारीख पे तारीख धक्के खा के कि मंगलसूत्र भी गिरवी रखे जाते हैं न्याय पाने के लिए, ठीक है, आपने पिक्चर देखी होगी। तो भाई न्याय तुरंत हो, ठीक है, सही से न्याय हो, इसलिए ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की गई। क्लियर हुआ। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड समझा। अब देखिए, तो इंदिरा गांधी जी की सरकार में ये काम हो रहा था। तो बताइए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 किसके सरकार में आया? इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको, 4 ऑप्शन, उसमें कह दिया जाएगा कि इनमें से कौन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत एक प्रावधान नहीं है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रावधान डिस्कस कर रखे हैं, तो आप अलग से एक फाइल बना सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, और आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में भाग 14A जोड़ा गया, और मैंने आपको बताया जब ये A कैपिटल में हो तब समझिए संविधान संशोधन के तहत ये बात की गई है, ठीक है, जिसमें अधिकरण की व्यवस्था की गई। और इसमें 2 आर्टिकल जोड़े गए, एक आर्टिकल 323A और एक आर्टिकल 323
बी, आर्टिकल 323 ए के तहत प्रशासनिक अधिकरण, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात की गई, और आर्टिकल 323 बी के भीतर अन्य अधिकरण, जिसे बोलते हैं अदर ट्रिब्यूनल्स की बात की गई। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब देखिए प्रशासनिक अधिकरण के भीतर कौन कौन से मुद्दे आते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट प्रोसेस हो गई, आपने भी हाल फिलहाल में सीसेट का मुद्दा देखा होगा, यूपीएससी में बहुत गरमाया हुआ, ठीक। उसमें आप देखेंगे कि वो जो मुद्दा है वो सबसे पहले कैट के समझ रखा गया, जिसे बोला जाता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण, मतलब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इनके पास भेजा गया। तो अब आप समझिए, यहाँ से कनेक्ट करिए इस एग्जाम्पल को कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, जिसे बोलते हैं पब्लिक सर्विस हो गया, चाहे आपका सेंटर का हो गया चाहे स्टेट का हो गया, लोकल बॉडी संबंधित, ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन संबंधित, या कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है जिसमें अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस से, नियुक्ति प्रक्रिया से अगर आपको कोई दिक्कत है, उसमें कोई विवाद है, उसकी कंडीशन में कोई विवाद है, तो वो विवाद जाएगा कहाँ, प्रशासनिक अधिकरण में, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का आर्टिकल याद रखिए 323 ए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ऐसे याद रखिएगा, कैसे, देखिए इजी है, एडमिनिस्ट्रेटिव में ए आता है ना, तो ये ए यहाँ ले आइए, ऐसे याद हो गया आपको, क्लियर। 323 बी वो तो याद हो ही जाएगा, जब ए से एक याद हो गया तो दूसरा आर्टिकल तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। अब देखिए 323 ए को 323 ए को सत्य करने के लिए, मतलब उसे प्रैक्टिकल में लाने के लिए, भूमि पर लाने के लिए, उस चीज़ को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट पास किया गया, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, या जिसे बोल सकते हैं प्रशासनिक अधिकरण कानून 1985, ये हमारी संसद ने पास किया। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसको बिल्कुल गाढ़ बांध लीजिएगा कि अगर आपको प्रशासनिक अधिकरण लाना है, प्रशासनिक अधिकरण बनाना है, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लेकिन अन्य अधिकरण अगर आपको बनाना है, जैसे कोई लैंड रिफॉर्म का मुद्दा हो गया, कोई दूसरा मुद्दा हो गया, तो उसमें संसद और राज्य विधानसभा ये दोनों बना सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक अधिकरण बनाने से संबंधित पावर सिर्फ और सिर्फ संसद के हाथ में है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी चर्चा हो रही थी कैट पर, जिसे बनाया गया 1985 में। इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, मतलब मुख्य बेंच, वो है दिल्ली में। 17 रीजनल या रेगुलर बेंचेस हैं। लेकिन जो कैट का ये अधिकार क्षेत्र है, एक तो ये डिफेंस फोर्सेस पर, जैसे आपकी आर्मी, नेवी, ठीक है, एयरफोर्स, इन पे लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑफिसर हैं, ठीक है, कोई सर्वेंट हैं, उन पे लागू नहीं होता है। पार्लियामेंट का कोई सेक्रेटरीट स्टाफ है, उन पे लागू नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके थोड़े मेंबर्स पर बात कर लेते हैं, इसके संगठन पे बात कर लेते हैं कैट के, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। संगठन जिसे बोलते हैं कंपोजिशन, ठीक है, नोट्स बनाइए मेरे साथ साथ। पहले क्या होता था, एक चेयरमैन होता था, जिसे बोलते हैं चेयरपर्सन कह सकते हैं आप, अध्यक्ष होता था, और वाइस चेयरमैन होता था या वाइस चेयरपर्सन होता था। लेकिन 2006 में कैट में ये जो नियम था, जो कानून बनाया था, कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, जिसे बोलते हैं प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 बनाया गया था। उस 2006 में संशोधन किया गया, और जो ये वाइस चेयरपर्सन का प्रावधान है, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब देखिए, एक चेयरमैन होता है और इसकी टोटल स्ट्रेंथ 65 सदस्य हो सकते हैं, इसमें अधिक से अधिक 65 सदस्य हो सकते हैं चेयरमैन के अलावे। ये बात क्लियर हो गई आपको। और ये जो सदस्यगण हैं, ये जुडिशियल मतलब न्यायिक क्षेत्र से, एज वेल एज प्रशासनिक क्षेत्र से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम से, दोनों से बिलोंग कर सकते हैं। और ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका जो टर्म होता है वो 5 साल या 65 चेयरमैन के लिए,
चेयरमैन के लिए, अध्यक्ष के लिए, या 5 साल या 62 किसके लिए, सदस्यगण के लिए, मतलब जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए। तो 5 साल या 65 चेयरमैन के लिए और 5 साल या 62 सदस्यगण के लिए। तो ये बात आपको इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उनको अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। और इस कमेटी के मेंबरान कौन कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। जैसे सिटिंग जज ऑफ SC, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, मतलब जो उसमें कार्य कर रहे हों, ठीक है। ये नॉमिनेट किए जाएंगे किसके द्वारा, नामांकित किए जाएंगे किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये नामांकित किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। उसके बाद ये जो अपॉइंटमेंट का अप्रूवल होगा वो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसे बोलते हैं ACC, ये करेगा अप्रूव, ठीक है। और फाइनल ऑर्डर किसके द्वारा जारी होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसलिए बोला जाता है जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब देखिए जो कैट अपना निर्णय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसे हमने बोलते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इसके आधार पर करता है। और ये बाउंड नहीं होता है किसके द्वारा, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के द्वारा बाउंड नहीं है। ये कानून बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। इस प्रक्रिया के तहत बाउंड नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के आधार पे काम कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब देखिए अगर आपको कैट के निर्णय के लिए अपील करनी है तो आप सबसे पहले हाई कोर्ट जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कैट के निर्णय के खिलाफ कोई अपील करनी है तो आप सबसे पहले जाएंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये बात ध्यान हो गई। 323B में मैंने आपको बता दिया है कि टैक्सेशन से कोई मैटर हो गया, फॉरेन एक्सचेंज से कोई मैटर हो गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार से कोई मैटर हो गया, अर्बन प्रॉपर्टी से कोई मैटर हो गया, मतलब जो आपके नगरों में जो प्रॉपर्टी होती है उससे कोई मैटर हो गया, फूड से रिलेटेड कोई मैटर हो गया। और वो अंतर मैंने आपको बता ही दिया था कि 323A में जो पावर आती है सिर्फ संसद के पास है, और 323B में जो पावर है वो संसद और राज्य विधानसभा दोनों के पास है। 323A में सिर्फ पब्लिक सर्विस से रिलेटेड मैटर डील होते हैं, और 323B में अदर जो सर्विसेज हैं, अदर कोई मुद्दे हैं उससे आपके मैटर रिलेट होते हैं। अब आपका पिक्चर में आता है नालसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो मैंने आपको बताया था DPSP पढ़ाते समय 39A। अब 1 मिनट वीडियो को पॉज करिए और अब बताइए 39A में क्या प्रावधान था, ठीक है। 39A में क्या प्रावधान था, उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा। 39A में देखिए फ्री लीगल एड, मतलब मुफ्त कानूनी सहायता किसको दी जाएगी, गरीबों को। फ्री लीगल एड टू पुअर की बात की जाती थी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना कि एक तो हमारे कोर्ट में मामला बहुत लंबा खिंचता है, दूसरी बात हमारे यहाँ जो न्याय है ये बहुत खर्चीला है, ठीक है, खर्चीला है और बहुत लंबा चलता है, ठीक है। लंबा चलने के कारण ये खर्चीला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तारीख पे तारीख। तो जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, या जो अमीर कॉरपोरेशन से जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो तो इस लंबे खिंचते हुए मामले को चला ले जाएंगी, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ जाएगा, वो किससे सहायता मांगेगा, उसे तो कुछ, जो आप जानते हैं हमारा जो कानून है, जो स्टैच्यूट है वो कितना कठिन है, जब हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो जो गरीब व्यक्ति है, जो इलिटरेट व्यक्ति है, ठीक है, जो गरीब होगा तो मुश्किल है कि वो बचपन में पढ़ने के लिए गया होगा, ठीक है, खेतों में काम, बाकी अन्य जगह काम बचपन से करना चालू कर देता होगा। तो जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, जो लीगल कानून है, उनको पढ़ना समझना उसके लिए ऑटोमेटिकली कठिन हो जाएगा, और हम लोग के लिए जब कठिन है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो एक तो खर्चीला, दूसरी बात न्याय तक उसकी पहुंच नहीं बन पा रही थी। तो जब देखा गया कि यार 39A में बात लिखी गई कि हमें फ्री लीगल एड टू पुअर की बात करनी है, लेकिन अभी तक वो चीज़ साकार नहीं हो पाई है। तो 1987 में नज़र पड़ी, देखिए नज़र कितनी देर बाद पड़ती है लेकिन पड़ गई, 1987 में नज़र पड़ी तो लाया गया लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में। तो एक तो ये सन याद रखिए
और क्या लाया गया, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987, कानूनी सहायता अधिनियम 1987 लाया गया। ठीक है, जो फोर्स में आया 9 नवंबर 1995। देखिए कितनी जल्दी फोर्स में आ गया, 8 ही साल तो लगे सिर्फ। ठीक है, खैर मजाक कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बहुत देर में फोर्स में आते हैं। तो 1987 में कानून पास हो गया, लेकिन वो फोर्स में कब आया, 9 नवंबर 1995। तो ये डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान के किस प्रावधान को साकारित करने के लिए लाया गया। एक तो मैंने आपको बताया 39A, लेकिन एक है आर्टिकल 14। ठीक है, जो बोला जाता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, मतलब कानून के समक्ष समता की बात करता है, समानता की बात करता है। कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। लेकिन आप बताइए प्रैक्टिकल रूप में ये पॉसिबल है? अभी आप देखते हैं अपने आसपास नहीं। तो उसको पॉसिबल करने के लिए नालसा लाया गया कि गरीबों तक भी न्याय की पहुंच हो। ठीक है, न्याय सिर्फ अमीरों का घर बनकर न रह जाए, अमीरों का रास्ता बनकर न रह जाए। और अगर न्याय अमीरों का घर बनकर रह जाएगा, अमीरों का अड्डा बनकर रह जाएगा, तो ये भी अन्याय है और वो आपके 80% जनता पर अन्याय होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो उनको सहायता देने के लिए, कानूनी सहायता देने के लिए, अगर वो कानूनी पेचड़े में फंस जाते हैं, उनको सहायता देने के लिए ये लाया गया। ये बात क्लियर हो गई आपको। ठीक है, अब देखिए इसके भीतर कौन कौन सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, एक तो विमेन और चिल्ड्रन ये लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। SC ST भाई लोग सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल वर्कर है, मतलब फैक्ट्री में काम करता हो कोई वर्कर है, वो सहायता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो डिसेबल्ड पर्सन है, जिन्हें बोला जाता है दिव्यांग भाई लोग, वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दिव्यांग भाई लोग वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कोई डिज़ास्टर आ गई, ठीक है, कोई फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मतलब फैक्ट्री में कुछ घटना हो गई, मतलब कोई मशीन है फट गई, ठीक है, उससे जो पीड़ित लोग हैं वो नालसा की सर्विस अचीव कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन इन कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है, वो नालसा की सर्विस अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जिनकी एनुअल इनकम 1 लाख से कम है, जिनकी एनुअल इनकम वार्षिक आय 1 लाख से कम है, वो नालसा की सर्विस अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जो ह्यूमन बीइंग, मतलब जो मानव ट्रैफिकिंग में पीड़ित है, ठीक है, वो नालसा की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम बेगार मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में ट्रैफिकिंग क्या होती है, ये भी आपको बताया था। तो इतने लोग कौन कौन से, वीमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST लोग, इंडस्ट्रियल वर्कर जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो जिनके कोई आपदा आ गई, डिजास्टर, उससे पीड़ित लोग, वायलेंस, फ्लड, ठीक है, अर्थक्वेक, ड्राउट, सूखा पड़ गया। उसके बाद डिसेबल्ड मतलब दिव्यांग भाईजन। उसके बाद जो पर्सन कस्टडी में है। उसके बाद जिनकी 1 लाख से कम तनख्वाह है, वार्षिक आय है, वो लोग नालसा की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। और जो ट्रैफिक्ड ह्यूमन बींग्स हैं, जो बेगार कर चुके हैं, बेगार से पीड़ित हैं, वो लोग नालसा की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने लोग नालसा की सर्विस प्राप्त कर सकते हैं। नालसा किस लिए लाया गया, 39A को साकार करने के लिए लाया गया और आर्टिकल 14 को साकार करने के लिए लाया गया। एक आर्टिकल और है और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आर्टिकल 22(1) को साकार करने के लिए लाया गया। तो ये था नालसा। अब आते हैं लोक अदालत पर। देखिए नाम से क्लियर है, लोगों की अदालत, ठीक है। आप देखते हैं हमारे एंशिएंट टाइम में और अभी भी कहीं ना कहीं खाप पंचायत लगती है, वहाँ भी फैसला सुना दिया जाता है। खैर वो डिस्प्यूटेड मामला है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। आप देखते होंगे अपने गांव में जाइए, ठीक है, अपने गांव में जाइए, 4 लोग बैठ के, 5 लोग बैठ के जिनके विवाद होता है आपस में सुलझा लेते हैं। तो वो जो पहले से जो चली आ रही ये एक तरीके से अदालत है, वो आज जाके लोक अदालत का फॉर्म ले चुकी है। अब देखिए लोक अदालत को जो प्रावधान है ये बनाया क्यों गया, इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्याय है ये महंगा है, खर्चीला है। दूसरी बात, यहाँ पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो जो न्याय में देरी है ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जो छोटे छोटे मुद्दे हैं इसको भी लेके लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट,
जिसके कारण बर्डन और बढ़ जाता है हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर, ठीक है, और पेंडेंसी और बढ़ जाती है। तो इन सबको देखते हुए कहा गया यार जो छोटे छोटे मामले हैं जो समझौते से हल हो सकते हैं दो पार्टियों के बीच, इनको इससे अच्छा इनको पहुंचने ही ना दो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और एक ऐसी अदालत बनाओ, ठीक है, एक ऐसी अदालत बनाओ जहां समझौते से बात बन जाए, ठीक। तो लोक अदालत के पास वही मामला ले जाते हैं आप, या तो वो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हो, लंबित पड़ा हो, या अभी कोर्ट में ले ही ना जाया गया हो, ठीक है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। आपने ओशो को सुना है? तो ओशो एक बहुत एग्जाम्पल लेते थे मुल्ला नसरुद्दीन करके, मुल्ला नसरुद्दीन और मुल्ला शमसुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन क्या करते थे कि सुबह उठते थे, अपने खेत जाते थे और खेतों में मेड़ देखी आपने, मेड़ को आपस में बढ़ा देते थे दूसरे खेत से, और मुल्ला शमसुद्दीन देखते थे यार ये रोज रोज हमारे खेत की ज़मीन घट कैसे रही है। तो एक दिन मुल्ला शमसुद्दीन सुबह 4 बजे उठ के नज़र रखने लगे मुल्ला नसरुद्दीन पे, और जैसे देखा मुल्ला नसरुद्दीन पहुंच गए अपनी मेड़ को और आगे बढ़ाने के लिए, तो मुल्ला शमसुद्दीन ने रंगे हाथों पकड़ लिया, ठीक है। अब मामला था सिर्फ मेड़ का, लेकिन ये लोग कहे कि नहीं हम चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। तो मुल्ला नसरुद्दीन कहे देखो भाई वहाँ मामला खर्चीला, वहाँ है पेंडेंसी, आप आइए समझौते से हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है। मामला चलते हैं लोक अदालत के पास। तो लोक अदालत इस तरीके के मामले को देखता है, ठीक है। तो ये कहानी मैंने किस लिए बताई, ताकि आपको जो लोक अदालत का कंसेप्ट है वो छप जाए दिमाग में। तो पहला लोक अदालत कैंप लगता है गुजरात में 1982 में, ये 1982 सन याद रखिएगा, और कहाँ लगता है? गुजरात में, ठीक है। लेकिन ये एक तरीके से स्वैच्छिक तरीके से हो रहा था, कैंप लग रहे थे, लोक अदालत के कैंप लग रहे थे, लोग आ रहे थे स्वेच्छा से। लेकिन स्वेच्छा से कहाँ तक चलवाएगा? जब तक आप उसको कानूनी मान्यता नहीं देंगे, लीगल बैकिंग नहीं देंगे, उसको कुछ पावर नहीं देंगे, तब तो लोग कहेंगे ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, कैंप लगता है लेकिन मामला कुछ सुलटता नहीं है। तो उसको कानूनी मान्यता दी गई, और कौन से एक्ट के तहत? यही लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट LSAA 1987 वाले एक्ट के तहत ही आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लोक अदालत किस कानून के आधार पे कानूनी मान्यता प्राप्त करता है, तो LSAA अर्थात लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत। अब देखिए इसके सदस्य कौन कौन होते हैं। न्यायिक अधिकारी अर्थात जुडिशियल ऑफिसर उसका अध्यक्ष होगा, वकील हो जाएगा मतलब एडवोकेट, और सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सोशल सर्विस से जुड़ा कोई व्यक्ति है वो इसके सदस्य होते हैं। इतने लोग मतलब इस तरीके की कैटेगरी के लोग सदस्य होते हैं। अब कौन कौन सा मामला पहुंचाया जा सकता है? जैसे मैंने आपको बताया कोई केस पेंडिंग है कोर्ट के पास, या अभी वो केस पहुंचा नहीं है कोर्ट के पास, तो वो मामला लोक अदालत के समक्ष ले जाया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि लोक अदालत नॉन कंपाउंडेबल केसेस को नहीं सुन सकता है। और ये कौन से केसेस होते हैं समझिए इसको, जो बहुत घनिष्ठ जिसे बोलते हैं हीनियस क्राइम, जिसका जो निपटारा है, जिसका जो फैसला है वो समझौते से ना हो सके, जैसे हत्या, रेप, मर्डर, चोरी, डकैती, करोड़ों की डकैती। तो ये सब आते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में, मतलब अपराध में। तो इनका जो जुरिडिक्शन है वो लोक अदालत के तहत नहीं आता, अर्थात लोक अदालत इस चीज़ से संबंधित मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। अब देखिए कोई कोर्ट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है, वो लोक अदालत को मामला रिफ़र करना चाहता है, तो किन आधारों पे करेगा? तो दोनों पार्टी राज़ी हो गई कि चलो भैया हाई कोर्ट में मामला बहुत खर्चीला है, बहुत लंबित है, चलते हैं लोक अदालत में सॉल्व कराते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात हो गई एक पार्टी, कोई दोनों में से कोई एक पक्ष ही कह दिया कि हमें लोक अदालत में जाना है। दूसरी बात कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि हाँ, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ इस मामले का निपटारा लोक अदालत में सही तरीके से हो सकता है, तो ये मामला चला जाता है लोक अदालत के पास। क्लियर हुई बात? और मामले को सुनते समय जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है, जिसे बोलते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है, सिविल न्यायालय के पास होती है, वही पावर आपके पास लोक अदालत के पास आ जाएगी। जैसे समन कर सकते हैं, इन्फोर्स कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, ठीक है।
आप ये कह सकते हैं भैया कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो हमारे सामने, कोई डॉक्यूमेंट रखो जिससे हम फैसले की सुनवाई कर सकें। ठीक है, तो सिविल कोर्ट की पावर आ जाती है। दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो आईपीसी 1860 के तहत जो न्यायिक प्रक्रिया है वही तुलना इससे की जाती है, मतलब वही मानी जाती है। यह आईपीसी की न्यायिक प्रक्रिया से अलग नहीं माना जाएगा। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात लोक अदालत से संबंधित कि जो लोक अदालत को जो फैसला है जिसे बोलते हैं अवॉर्ड, ये फाइनल होता है और पार्टियों पे बाइंडिंग होता है। तो क्या सर आप अपील नहीं कर सकते हैं? आप इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। आप इसके, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आप इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस केस को कोर्ट के तहत ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के तहत। लेकिन आप कहें हाई कोर्ट में जाके कि मुझे ये लोक अदालत का फैसला नहीं समझ में आया, पसंद नहीं आ रहा है, आप इसके खिलाफ अपील करेंगे हो हाई कोर्ट में, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ना हाई कोर्ट में नहीं है। तो लोक अदालत का फैसला फाइनल है, बाइंडिंग है। ठीक है, आप इसके फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये बात होती है फाइनल और बाइंडिंग का मतलब। अब आ जाते हैं परमानेंट लोक अदालत। तो देखिए LSSA, तो देखिए LSAA 1987 का जो एक्ट है उसको 2002 में अमेंड किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश करने की बात की गई। अब देखिए परमानेंट लोक अदालत इस्टेब्लिश करने की बात क्यों गई? क्योंकि जो लोक अदालत में जो सुनवाई हो रही थी उसमें ज़्यादातर समझौते से बात हो रही थी। ठीक है, उसमें जो फैसला है वो मेरिट के आधार पर नहीं हो रहा था कि भाई किसके तर्क में दम है, हम उसके लिए फैसला सुनाएंगे, उसके आधार पर फैसला सुनाएंगे, मेरिट के आधार पर फैसला सुनाएंगे, ना कि समझौते के आधार पर। दूसरी बात, जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये देखिए यहाँ पे लिखा है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप पानी यूज़ करते हैं, ठीक है, आप बिजली यूज़ करते हैं, आप ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, यातायात के साधन यूज़ करते हैं, ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। इससे जुड़ा कोई मुद्दा है तो वो लोक अदालत नहीं सुन सकता था। ठीक है, और उसके बाद इससे जुड़ा मुद्दा अगर आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया पेंडेंसी ज़्यादा है, खर्चीला ज़्यादा है। तो एक तो इनका स्पीडी जस्टिस इंश्योर हो सके, दूसरी बात पब्लिक यूटिलिटी सर्विस से रिलेटेड कोई मामला हो उसकी सुनवाई हो सके, तो उसके लिए ये बनाया गया परमानेंट लोक अदालत। अब इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या ऐसा जुडिशियल ऑफिसर जिसकी रैंक है वो डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या ऐसा जुडिशियल ऑफिसर जिसकी रैंक डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर है, और तो अन्य लोग जिनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में अनुभव कार्य करने का, मतलब वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड उनको अनुभव हो या विद्युत से रिलेटेड मतलब बिजली विभाग से रिलेटेड कोई अनुभव हो। ठीक है, इसके बाद ये कितने रुपये तक का मामला सुन सकते हैं? 10 लाख तक। 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख, 1 रुपये इसका मामला नहीं सुन सकते। ये 10 लाख तक का न्याय क्षेत्र इनका है, मतलब 10 लाख रुपए तक का ये मामला सुन सकते हैं। और वही बताया नॉट कंपाउंडेबल ऑफेंस इनके न्याय क्षेत्र से बाहर है, और इनका भी अवार्ड फाइनल एंड बाइंडिंग होता है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है आप। अब बात करते हैं फैमिली कोर्ट्स पे। देखिए ये छिटपुट टॉपिक्स आज के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कवर करना ज़रूरी हो जाता है। नाम क्लियर है, फैमिली कोर्ट, अर्थात जो पारिवारिक संबंधी कोई विवाद होगा उसके निपटारे के लिए उस कोर्ट में जाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये 1984 में फैमिली कोर्ट एक्ट लाया जा रहा है। ठीक है, इसका गठन कौन करता है? राज्य सरकार करती है, उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। ठीक है, राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। और राज्य के लिए तब अनिवार्य हो जाता है हर टाउन या सिटी में फैमिली कोर्ट्स होना जब उस टाउन या सिटी की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो जाती है। और अगर इसने फैमिली कोर्ट ने कोई अपना जो फैसला है वो सुना दिया तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। ये याद रखिएगा, इसका फाइनल बाइंडिंग मामला नहीं है। और अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फैमिली कोर्ट से रिलेटेड। और इसमें कौन सा मुद्दा सुन सकते हैं? वही विवाह से कोई संबंधित मुद्दा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा है, मतलब मियाँ बीवी का आपस में, समझ रहे हैं ना आप, वही रिलेटेड मुद्दा सुना जा सकता है। अब एक छोटा टॉपिक, ग्राम न्यायालय। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट है।
वही इम्पॉर्टेंट बात यही है कि भैया जो जस्टिस है वो आपके डोर स्टेप तक, आपके घर तक आना चाहिए। वो किनके घर तक? जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, उनके घर तक आना चाहिए। कि जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते हैं, जिनके लिए न्याय महंगा है। तो ये बात है, ठीक है। तो इसीलिए ग्राम न्यायालय भी लाया जा रहा है, लोक अदालत लाई जा रही है, फैमिली कोर्ट लाया जा रहा है, यही सब लाया जा रहा है। अब इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष अपॉइंट किसके द्वारा होता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा इसका अध्यक्ष अपॉइंट होगा, ठीक है। और लेकिन कंसल्टेशन करनी पड़ेगी आपको हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से। तो इसका अध्यक्ष अपॉइंट होगा स्टेट अर्थात राज्य सरकार के द्वारा, और कंसल्टेशन किसकी होगी? हाई कोर्ट की होगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? तो जो ग्राम न्यायालय है हर पंचायत में इस्टेब्लिश किया जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे। ये बात ध्यान रखनी, इंटरमीडिएट लेवल पे। और ये लेवल क्या होता है, ये हम लोग पंचायत वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल अच्छे से। पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पंचायत वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात कि ये सिविल अर्थात सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर से रिलेटेड सुनवाई कर सकता है। सिविल और क्रिमिनल मैटर दोनों से रिलेटेड सुनवाई कर सकता है। और ये भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, ठीक है। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत बाउंड नहीं है, मतलब इस पे काम करे, इसके लिए बाउंडेशन नहीं है कोई। अब देखिए, लोक अदालत किससे बाउंडेशन नहीं रखती थी? सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत। तुलना करेंगे तभी याद होगा। और ग्राम न्यायालय किससे बाउंडेशन नहीं रखता है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। ये बात क्लियर हो गई आपको? लेकिन ये जो मान लीजिए वर्डिक्ट देता है, अवार्ड देता है, ठीक है, कोई फैसला देता है, तो इसके खिलाफ अपील की जा सकती है, ठीक है। इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। सिविल केसेस में अब अपील करनी है तो आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कहाँ जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर आपको क्रिमिनल केसेस में अपील करनी है तो आप जाएंगे सेशन कोर्ट। कहाँ जाएंगे? सेशन कोर्ट। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया ग्राम न्यायालय। क्या याद रखना है? 2008 में लाया जा रहा है। कौन नियुक्त करता है इसका अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राज्य सरकार। किसकी सलाह पर? हाई कोर्ट की सलाह पर, ठीक है। ये भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर काम करता है। और ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। और ये हर पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पर गठित किया जाता है। इतनी बात आपको ग्राम न्यायालय से संबंधित याद रखनी चाहिए, ठीक। तो हम लोगों ने जुडिशरी खत्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।